हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में प्यूरिटनिज्म के बारे में। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ब्रिटिश लिटरेचर में भी है और अमेरिकन लिटरेचर में भी है। ओके, तो आज हम बात करेंगे अमेरिकन लिटरेचर की। ओके, हम बात करेंगे द मूवमेंट दैट हैपन इन अमेरिकन लिटरेचर नेम्ड एज प्यूरिटनिज्म। ओके, सो प्यूरिटनिज्म ये ब्रिटिश लिटरेचर की तरह, उन लोगों की तरह ये भी सीरियस पीपल थे, सीरियस रिलीजियस पीपल थे। हमेशा ये लोग सैड रहते थे। ओके, वो हंसते नहीं थे, क्योंकि एडमंड स्पेंसर है ना, एडमंड स्पेंसर नहीं, एडमंड मॉर्गन। ओके, एडमंड मॉर्गन उनके बारे में ये कहते हैं, एडमंड मॉर्गन ये शख्स कहता है इन प्यूरिटन्स के बारे में, अमेरिकन प्यूरिटन्स के बारे में, कि these people know how to love and how to love. Okay, how to love and how to love. Okay, तो उनकी इस स्टेटमेंट से उनका मतलब ये है कि ये लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लविंग में और लव में। ओके, ये चीज़ें इन लोगों में नहीं है, प्यूरिटन्स में नहीं है। तो सबसे पहले उनकी बिलीव्स की बात करते हैं इन प्यूरिटन्स की। ओके, अमेरिकन प्यूरिटन्स की। तो उनकी बिलीव्स में सबसे पहले ये है कि ये लोग कहते हैं कि गॉड इज़ ऑलवेज एट इन्वॉल्व इन द डेली वर्क्स ऑफ ह्यूमंस। ओके, कि ये कि गॉड जो है ना, ये लोगों के लिए हर वक्त काम करता है, लोगों की मामलात को वो संभालते हैं। ओके, और ये हमेशा इस चीज़ को सर्च करते थे, गॉड के इंटरवेंशन को मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये लोग सर्च करते थे। इसके अलावा इन लोगों की एक डॉक्ट्राइन है जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ एलेक्ट कहा जाता है। ओके, इन प्यूरिटन्स की डॉक्ट्राइन ऑफ एलेक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ एलेक्ट का मतलब ये है कि गॉड ने जो है ना मुख्तलिफ सोल्स जो है ना उनको डिसाइड किया है कि कौन सा सोल वो जन्नत में जाएगा, हेवन में जाएगा, या कौन सा सोल हेल में जाएगा। ओके, तो दीज आर ये कहते थे कि प्री डिटर्मिन, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन की गई है कि कौन सा शख्स जो है ना वो जन्नत में जाएगा और कौन सा शख्स वो दोज़ख में या फिर हेल में जाएगा। ओके, तो इसी वजह से, इसलिए ये जो लोग थे, ये जो प्यूरिटन्स थे, ये हमेशा ये कोशिश करते थे, हमेशा अपने आप को परहेजगार दिखाने की कोशिश करते थे, पायस दिखाने की कोशिश करते थे, हमेशा अपने आप को रिलीजियस दिखाने की कोशिश ये प्यूरिटन्स करते थे। अब उनकी जो प्यूरिटन का नेम दिया गया था, ये उनकी एनिमीज़ ने दिया गया था प्यूरिटन, जिसका मतलब है प्रिसिशनिस्ट। ओके, इस प्यूरिटन्स का मतलब है, ओके, प्रिसिशनिस्ट, पूरा नाम लिख देता हूँ। ओके, प्रिसिशनिस्ट। अब ये प्यूरिटन्स जो अमेरिका में आए थे, ये कैसे आए थे इसके बारे में बात करते हैं। तो जो चार्ल्स द फर्स्ट, आई थिंक चार्ल्स द फर्स्ट, मैं लिख देता हूँ अभी, चार्ल्स द फर्स्ट का नाम आपने सुना हुआ होगा। चार्ल्स द फर्स्ट, उन्होंने कैथोलिसिज्म को इंग्लैंड में री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ओके, री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कैथोलिसिज्म में, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म चल रहा था उस वक्त। ओके, प्रोटेस्टेंट्स वर देयर, सॉरी, प्रोटेस्टेंट्स। ओके, तो ये चीज़ चल रहा था। तो चार्ल्स द फर्स्ट ने आर्मी इकट्ठी की और इस कैथोलिसिज्म को उन्होंने री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ओके, कैथोलिसिज्म। तो ये चंद प्यूरिटन्स थे, दे फ्ली टू अमेरिका। ओके, वो अमेरिका आ गए, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स द फर्स्ट कैथोलिसिज्म को री इस्टेब्लिश कर रहे थे, और इस अमेरिका को न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता था, न्यू इंग्लैंड। ओके, न्यू इंग्लैंड, सॉरी, इट इज़ न्यू इंग्लैंड इस अमेरिका का कहा जाता था। तो ये आ गए, ये प्यूरिटन्स, ये अमेरिका में चले गए और वहाँ पे अपनी चीज़ें कायम करने की कोशिश की। ओके, और ये जो प्यूरिटन्स थे, ये यकीन रखते थे कि जो बाइबल की जो वर्ड है, दीज आर द लिटरल वर्ड्स ऑफ गॉड। ओके, वो बाइबल पर अच्छी तरह यकीन रखते थे कि बाइबल्स की जो वर्ड्स है ना, बाइबल्स में जो लिखा है वो गॉड की लिटरल वर्ड्स है। ओके, और इसके अलावा उनमें ये भी है कि जो
कि मुख्तलिफ सिचुएशन आते हैं ज़िंदगी में, ओके, ज़िंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस आते हैं, और वही सिचुएशन जो है ना गॉड की तरफ से एक क्लू होती है कि क्या हुआ है, ओके। वो ये जो पॉवर्टी है ना, ये जो प्यूरिटन्स थे, ये इस चीज़ को वीव करते थे कि पॉवर्टी इज़ द सिंबल ऑफ सिन, कि अगर आप में पॉवर्टी है तो इसका मतलब ये है कि आप गुनाहगार हैं, ओके। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस को ये मुख्तलिफ चीज़ों से कंपेयर करते थे, और मुख्तलिफ साइंस है गॉड की तरफ से मुख्तलिफ सिचुएशन ये यकीन रखते थे, ओके। तो आई थिंक इसके अलावा वो मुख्तलिफ किस्म की जो प्लेजर वाली चीज़ें थी, ओके, कि वही चीज़ें जो आपको प्लेजर दें, उस चीज़ों को वो ख़त्म करने की कोशिश करते थे, और वो कहते हैं कि ये चीज़ें हराम हैं, ओके, उसको हराम कहते थे कि दिस इज़ नॉट व्हाट आवर रिलीजन इज़ टॉकिंग अबाउट, ओके। सो दीज थिंग्स आर ऑल अबाउट प्यूरिटनिज़म, ओके। तो इसके बाद जो मूवमेंट आता है प्यूरिटनिज़म के बाद अमेरिकन लिटरेचर में उसका नाम है रैशनलिज़म, और रैशनलिज़म इट वाज स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1750 to 1800। इस टाइम पीरियड के दौरान ये मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में, ओके, अमेरिकन लिटरेचर में, ओके। तो this rationalism was concerned with defining what is true and how that truth can be realized, okay. They were concerned with defining what is truth, okay. वो ये ट्रुथ के पीछे लगे थे कि ट्रुथ क्या है, असलियत क्या है, ओके। उनकी बिलीव्स की अगर हम बात करें तो वो हर चीज़ को अच्छा मानते हैं, ओके। वो कहते हैं वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, ओके। वो कहते हैं कि गॉड इज़ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो ये बात तो ये जानते हैं, ये मानते हैं कि गॉड है, क्रिएटर है। अगर हम प्यूरिटन्स की बात करें तो प्यूरिटन्स पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्यूरिटन्स की, तो ये कहते हैं ये लोग प्यूरिटन्स कि गॉड क्रिएटर है यूनिवर्स का, और वो हर चीज़ की यानी ह्यूमंस की जो चीज़ें हैं, जो काम हो रहा होता है उसमें वो इन्वॉल्व होता है, ओके। गॉड इंटरवेंशन करता है ह्यूमन की डेली एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे ये जो रैशनलिस्ट हैं ये कहते हैं कि गॉड है, ओके, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बट नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरीडे लाइफ, ओके। कि गॉड क्रिएटर है लेकिन ये नहीं है कि वो हर चीज़ में डेली एक्टिविटीज़ में वो इंसानों की मदद करते हैं। तो ये उनकी बिलीफ में से एक बिलीफ है। फिर इसके बाद ये जो लोग हैं ये रीज़न्स के ऊपर ये बहुत बड़ी बात करते हैं कि उनके लिए रीज़न्स सब कुछ है, ओके। ये रीज़न्स को फोकियत देते हैं किस चीज़ पर? फैथ पर, ओके। ये फैथ को इतना नहीं मानते हैं पर रीज़न पर यकीन रखते हैं, ओके। ट्रुथ पर यकीन रखते हैं कि सच्चाई क्या है, ओके। तो ये चीज़ें आप उनके बारे में, रैशनलिस्ट के बारे में याद रखें, ओके। फिर इसके बाद जो है ना ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि जो हर चीज़ है, जो नेचर है, नेचर को वो अच्छी मान देते हैं कि नेचर इज़ अ गुड थिंग, ओके। फिर इसके बाद ये जो लोग हैं, ये जो रैशनलिस्ट हैं, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेरिकन रिवोल्यूशन, ओके। अमेरिकन रिवोल्यूशन के जो इनिशिएटिंग थी, फिर इसके बाद सस्टेनिंग जो थी, इसमें इन रैशनलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था। डाइज़म भी ये इसमें जो राइटर्स थे उसमें वो डाइस्ट थे, ओके। डाइज़म थी यानी वो डिवाइन रिवलेशन पर यकीन नहीं रखते थे, ओके। उनकी राइटिंग जो है ना वो ज़्यादातर इस डाइज़म पर बेस्ड होती थी। अगर हम बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन की, Franklin, okay. Franklin was one of the writers and a rationalist, okay. He was one of the rationalist writer. इसके अलावा थॉमस पेन है हमारे साथ। थॉमस पेन भी एक और राइटर है जिन्होंने इस पीरियड में बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छी राइटिंग की, ओके। फिर इसके बाद जेफरसन भी है। जेफरसन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द राइटर्स। तो इन राइटर्स की जो वर्क है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस, ओके, डाइज़म पर बेस्ड है, ओके। तो
जो डिस्कार्ड्स एक बात करते हैं कि हर कोई जो है ना वो हर चीज़ पर वो शक करता है, पर वो अपने एग्जिस्टेंस पर शक नहीं कर सकता। ओके, तो ये थी रैशनलिज्म। रोमांटिसिज्म अमेरिकन लिटरेचर में रैशनलिज्म के बाद एक मूवमेंट था, रैशनलिज्म के बाद। ओके, और रैशनलिज्म के बारे में हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ रैशनलिस्ट। ओके, ये किस चीज़ पर यकीन रखते थे और इसके साथ साथ इस मूवमेंट का मतलब क्या था। ओके, तो ये चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। ओके, और अब इसके बाद जो मूवमेंट आता है रैशनलिज्म के बाद अमेरिकन लिटरेचर में, उसका नाम है रोमांटिसिज्म। ओके, रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म। और ये जो रोमांटिसिज्म था, इट वाज स्टार्टेड समवेयर अबाउट 1800 to 1814. This is the time period of romanticism. Okay, so romanticism के बारे में अगर हम सबसे पहले उनकी बिलीफ्स के बारे में बात करें तो ये लोग यकीन रखते थे कि जो नेचर है या फिर जो ह्यूमंस है वो हर शख्स को जो है ना वो अच्छा मानते थे कि एवरीथिंग इज़ नेचुरली गुड। ओके, कि हर नेचर को बहुत ज़्यादा वो प्रेस करते थे रोमांटिक्स। ओके, और वो कंसिडर करते थे कि इमेजिनेशन एक नेचर की बात है, एक इमेजिनेशन की बात है। ओके, imagination plus emotions. Okay, emotions are also an important thing when we are talking about romanticism. Okay, so वो ये जो romantics थे, they were considering these two things, okay, as better than reasons. Okay, ये reasons से इन चीज़ों को अच्छा मानते हैं। reasons की बात कौन करता है? rationalist करता है। okay, rationalists were talking about reason and they were considering reason as better than faith. okay, वो faith से भी ज़्यादा इस reasons को reason के बारे में बात करते थे। तो वो उनकी rationalist रोमांटिक जो राइटर है, रोमांटिसिज्म पीरियड के जो राइटर्स हैं, उनमें आपको इमेजिनेशन नज़र आएगी, आपको इमोशंस नज़र आएंगे और नेचर को प्रेस करेंगे। और वो कहते हैं कि नेचर इज़ द सेटिंग, ये ऐसी जगह है वेयर मैन कैन डेवलप अ ट्रू सेल्फ। ओके, और वो कहते थे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने नेचर को ख़राब किया है। ओके, और मुख्तलिफ़ किस्म की इसके साथ जो मसले है वो पैदा हुए हैं। ओके, एंड इट हैज़ ब्रॉट न्यू काइंड ऑफ पॉवर्टी एंड स्लेव लेबर एज वेल। ओके, सो ये रैशनलिस्ट राइटर इस किस्म की बात करते थे। तो इसमें आपको रोमांटिक्स में आपको नेचर की प्रेज नज़र आएगा, इमेजिनेशन होगी, इमोशंस होगी, इसके साथ साथ आइडियलिज्म। ओके, they were believing on Plato's idealism. ओके, अगर हम rationalist की बात करें तो rationalist was in favor of Aristotle. Yes, Aristotle's empiricism. वो अरिस्टोटल की एम्पिरिसिज्म की प्रेस करते थे, पर यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेटोस आइडियलिज्म यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, इसके साथ साथ जो रोमांटिक्स थे वो ये बात भी करते थे कि जो वुमेन की इक्वालिटी की बात भी करते थे ये रोमांटिक्स जो थे। इसके साथ साथ वो जो कॉमन मैन है उनकी वर्क्स में आपको कॉमन मैन नज़र आएगा, कॉमन मैन के बारे में उनकी वर्क्स बेस्ड होंगे। इसके साथ साथ उनकी वर्क्स कंट्री लाइफ की इर्द गिर्द घूमेगी। ओके, वो प्रेस करते हैं कंट्री लाइफ को, कॉमन मैन को, नेचर को। ओके, सो ये चंद चीज़ें हैं जो कि आपको रोमांटिसिज्म में
नज़र आएगी। ओके, तो आप इस पीरियड के जो चंद राइटर्स हैं इसके नाम आप भी सुन लें। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई कि ये होगी इन लिटरेचर में, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ओके, इनकी राइटिंग में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इसके साथ साथ आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको फ्रेडरिक डॉगलस की वर्क्स में नज़र आएगी। ओके, फ्रेडरिक डॉगलस। ओके, तो ये दो राइटर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से राइटर्स हैं इस रोमांटिक पीरियड में, अमेरिकन रोमांटिसिज्म में। तो अगर आप उनकी वर्क्स को रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, यानी इमेजिनेशंस, इमोशन, नेचर को प्रेस करना, आइडियलिज़म, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उनकी राइटिंग्स में आपको बहुत अच्छी तरह मिलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोमांटिसिज्म। सो डार्क रोमांटिसिज्म अमेरिकन लिटरेचर में वन ऑफ द मूवमेंट्स इट वाज इन अमेरिकन लिटरेचर। ओके, सो हमने बात की थी रोमांटिसिज्म के बारे में अर्लियर वीडियोस में। इससे पहले हमने रैशनलिज्म के बारे में बात की थी, और जो फर्स्ट पीरियड था अमेरिकन लिटरेचर का, प्यूरिटनिज्म, उसके बारे में भी हमने बात की थी। ओके, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डार्क रोमांटिसिज्म के बारे में। ओके, सो डार्क रोमांटिसिज्म इट वाज स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1800 टू 1860, इस टाइम पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, 1800 टू 1860। और ये जो मूवमेंट था डार्क रोमांटिसिज्म, इसको ब्लैक रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। ओके, ब्लैक रोमांटिक्स इन राइटर्स को कहा जाता है। ओके, तो वो कहते हैं ये जो डार्क रोमांटिक्स थे कि ह्यूमैनिटी, नेचर इन यूनिवर्स इज़ नॉट इनलेटली गुड नॉर इविल, कि जो जो ह्यूमैनिटी है, नेचर है, यूनिवर्स है, ये इन्नेटली न तो ये इन्नेटली गुड है और ना इन्नेटली बैड है। ओके, ना इविल है। ओके, पर ज़्यादातर उनकी जो रुझान होती है वो ज़्यादातर इविल की तरफ होती है। ओके, तो they say the humanity, nature and universe is not innately good nor evil but tip surely towards evil. Okay, वो कहते हैं, डार्क रोमांटिक्स कहते हैं कि humans are not ideal creature. Okay, they are flawed and tend toward darkness. अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो रोमांटिसिज्म में हमने बात की थी कि ह्यूमंस को वहाँ पे आइडियलिज्म था। ओके, दे वर टॉकिंग अबाउट प्लेटोस आइडियलिज्म, लेकिन यहाँ पे डार्क रोमांटिक्स में वो कहते हैं कि humans are not ideal creature. Okay, they are flawed and tend toward darkness. Okay, कि humans जो है ना ये ideal creature नहीं है और ये flawed है, उनमें खमियाँ है इन humans में। ओके, और ये ज़्यादातर darkness की तरफ tend होते हैं। ओके, और उनकी जो राइटिंग है, they find their literary art in darkest, most pretentious human emotions, that is sadness, anxiety, anger, hate, rage, envy, etc. ओके, इन चीज़ों में उन्होंने अपनी लिटरेरी आर्ट को ढूंढने की कोशिश की थी, जो डार्केस्ट ह्यूमन इमोशंस थे उनमें, जिसमें से सैडनेस आता है, एनजाइटी आती है, ओके, एंगर है, हेट है, रेज है, उनके एनवाई है, ये चीज़ें उनकी राइटिंग्स में आपको मिलेगी। जो डार्केस्ट ह्यूमन इमोशंस है उनके बारे में ये लोग बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिफाइज इनहेरेंट इविल of all mankind, and they say that no character is unflawed and no situation is untouched by corruption of human mind, body or spirit. Okay, तो ये जो डार्क रोमांटिक्स है ये कहते हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो है ना ये वो अनफ्लैट नहीं हो सकता, वो कोई भी कैरेक्टर अनफ्लैट नहीं है। ओके, उनमें खामियां हैं, बहुत से खामियां हैं उनमें, और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है जो कि ह्यूमन माइंड, बॉडी और स्पिरिट की करप्शन से अनटच्ड हो। उनका मतलब ये है कि ह्यूमंस आर करप्ट। ओके, ह्यूमन करप्ट है। ओके, डार्क रोमांटिक्स प्लॉट इज़ नॉट ऑफन कम्प्लीटली रियलिस्टिक बट नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली पेसिमिस्टिक एदर। ओके, कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो डार्क रोमांटिक्स है उनकी जो प्लॉट्स है, उनकी जो स्टोरी होती है वो रियलिज़म पर बेस्ड नहीं होती है,
वो कम्प्लीटली रियलिज़म पर बेस्ड नहीं होती है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पेसिमिस्टिक होती हैं। उनकी हम जो प्लॉट है वो कम्प्लीटली पेसिमिस्टिक नहीं है। ओके, पेसिमिज़म आपको कम्प्लीटली वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ओके, और रियलिज़म भी आपको कम्प्लीटली नज़र नहीं आएगा। ओके, उनकी जो स्टोरीज़ है दैट डोंट ऑलवेज हैव हैप्पी एंडिंग। ज़्यादातर उनकी स्टोरीज़ सैड एंडिंग के साथ ख़त्म होती हैं। ओके, और हम ये भी नहीं सकते हैं कि हर एक स्टोरी वो सैड एंडिंग पर ख़त्म होती है, पर चंद स्टोरीज़ है वो जो कि हैप्पी एंडिंग पर उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, और उनकी इन डार्क रोमांटिक्स की जो राइटर्स हैं उन्होंने सेटिंग कौन सी रखी होती है ज़्यादातर, उनकी सेटिंग्स आर नाइट मैन, स्टॉर्मी वेदर, गॉथिक आर्किटेक्चर, डरावनी चीज़ें वो अपनी राइटिंग्स में लाते, अपनी लिटरेचर में लाते हैं, जिनमें से जो नाइट मैरिज, स्टॉर्मी वेदर है, ओके, जो ख़राब मौसम होता है वो ज़्यादातर लाता है अपनी सेटिंग में से। गॉथिक आर्किटेक्चर, डरावनी आर्किटेक्चर वो अपनी राइटिंग्स में लाते हैं। ओके, सो उनकी चंद राइटर्स के नाम अगर हम ले तो एडगर अलन पो है, who is one of the greatest writers of dark romanticism period. ओके, इसके साथ साथ नथालियन हॉथॉर्न है, ओके, डिकिंसन है। ओके, सो these writers were some of the great writers ऑफ डार्क रोमांटिक्स। ओके, तो उनकी राइटिंग्स में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएगी जो कि मैंने आपको अभी बताई। सो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क रोमांटिसिज्म। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में, जो कि डार्क रोमांटिसिज्म के बाद एक मूवमेंट था अमेरिकन लिटरेचर में, और बाज़ क्रिटिक्स they consider this transcendentalism movement is a branch of romanticism. Okay, so this transcendentalism अमेरिकन लिटरेचर में बहुत अहमियत रखता है। और ट्रांसेंड का मतलब क्या है? ट्रांसेंड इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम अबव। ट्रांसेंड का मतलब ये है कि जो चीज़ ऊपर से आती हो। ओके, ट्रांसेंडेंटलिज्म अगर हम इस टर्म को देखें, सो दिस ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट वाज स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1840 to 1860। ओके, इस टाइम पीरियड को ट्रांसेंडेंटलिज्म पीरियड कहा जाता है अमेरिकन लिटरेचर में। ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट कहा जाता है, सॉरी, अमेरिकन लिटरेचर में। ओके, सो ट्रांसेंड इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम अबव एंड दे से दैट ह्यूमन सोल इज़ वन विद गॉड। ओके, ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे उनकी ये बिलीफ थी कि ह्यूमन सोल जो है ना वो गॉड के साथ एक है। ओके, ह्यूमन सोल और गॉड की सोल जो है ना वो एक है। मतलब ह्यूमन इज़ गॉड इज़ विद इन द सोल ऑफ अ ह्यूमन एंड ह्यूमन सोल इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद गॉड। ह्यूमन सोल जो है ना वो डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ? गॉड के साथ। ओके, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करें, ज़्यादातर ऐसे अगर कोई हादसा किसी के साथ होता है तो उनकी जहन में पहले से आता है कि मेरे साथ ये हो सकता है। ओके, मेरे साथ ये होने जा रहा है। उनके जहन में इस तरह की सोच आता है। Okay, so this is what transcendentalist writers talk about. Okay, कि human soul is linked with God, human soul is directly linked with God, or human soul is one with God. Okay, in this movement transcendentalism was originated in France. बहुत से movement जो है ना, बहुत से literary genres वो फ्रांस से आते हैं, और ये जो transcendentalism है it was also originated in France. Okay, and one of the feature of transcendentalism is to live in prison. Okay, so they valued simplicity and fashion, self-reliance in closeness to nature. Okay, वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर? सिंप्लिसिटी को, ओके, इंट्यूशन को, सेल्फ रिलायंस को, और नेचर के साथ क्लोज रहने को। इस चीज़ को ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स हैं ये वैल्यू करते हैं। ओके, they say because the soul is considered as divine part of God, so truth is found through intuition and self-reliance. वो कहते हैं कि जो जैसा कि हम कंसिडर करते हैं सोल को किसके साथ, कि दिस इज़ द डिवाइन पार्ट ऑफ गॉड, तो अगर हम ये बात करते हैं तो फिर हम ट्रुथ किस चीज़ के साथ फाइंड करते हैं?
किस चीज़ के साथ, इंट्यूशन के साथ और सेल्फ रिलायंस के साथ, इन दो चीज़ों के साथ हम ट्रुथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यकीन ये है कि ह्यूमन सोल इज़ कंसिडर एज डिवाइन पार्ट ऑफ गॉड। ओके, सो ये जो मूवमेंट था, दिस मूवमेंट वाज बिगिन with Ralph Waldo Emerson's essay Nature, which was written in 1836. 1836 में राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक एसे लिखी थी जिसका नाम था नेचर। और इस नेचर एसे में जो है ना, उस नेचर एसे से इस ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट की स्टार्ट होती है। और एमर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो एमर्सन इज़ कंसिडर इज़ द फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। ओके, ही इज़ कंसिडर इज़ द फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। और 1836 में उन्होंने एक एसे लिखी थी नेचर, उसमें उन्होंने बात की थी इस मूवमेंट के बारे में। ओके, सो दे एम्ब्रेस इंट्यूशन रादर देन रैशनैलिटी। ओके, एंड इमर्सन एक बात करते हैं अपने ऐसे में कि द यूनिवर्सल करंट बीइंग सर्कुलेट थ्रू मी एंड आई एम पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड। अगर हम इन वर्ड्स को देखें कि आई एम पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म। और ट्रांसेंडेंटलिज्म किस चीज़ की बात करते हैं? वो बात करते हैं कि ह्यूमन सोल इज़ वन विद गॉड। सो यहाँ पे क्या बात की गई है इस इन लाइन्स में, इस कोट में एमर्सन की, कि आई एम पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड, कि मैं गॉड जो है ना उनका, वो गॉड का एक हिस्सा हो। ओके, तो इस चीज़ से हमें ये इस चीज़ से स्टार्ट होती है ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट इन वर्ड्स से। ओके, कि आई एम पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो अब बात करते हैं चंद राइटर्स की इन ट्रांसेंडेंटलिज्म पीरियड की। तो आपको यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म इज़ इमर्सन। ओके, राल्फ वाल्डो एमर्सन, इसके साथ डेविड थॉरेव है। ओके, वॉल्ट व्हिटमैन है। उनकी राइटिंग्स में आपको ट्रांसेंडेंटलिज्म नज़र आएगा, और जो भी बातें मैंने की थी मोस्ट ऑफ देम you will gonna find out in the writings of these writers. Okay, so this was all about transcendentalism, I hope. And so in this video we will talk about two periods in American literature, two movements, sorry, in American literature, that is realism and naturalism. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज़म के बारे में और नेचुरलिज़म के बारे में। और ये जो मूवमेंट थे ये अमेरिकन लिटरेचर में आए थे। ओके, और इससे पहले हमने बात की थी मुख्तलिफ मूवमेंट्स के अमेरिकन लिटरेचर में, जिसमें हमने बात की ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में रिसेंटली। ओके, और इसके साथ साथ हमने बात की थी डार्क रोमांटिसिज्म के बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में, प्यूरिटनिज्म के बारे में, उन सारी मूवमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मूवमेंट्स के बारे में जिनके नाम है realism and naturalism. Okay, so realism was started in 1865, और ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर यहाँ इस somehow इस डेट से ये स्टार्ट होते हैं 1865 से 1915 में इस पीरियड को। और रियलिज़म इस पीरियड में रियलिज़म मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में। ओके, सो रियलिज़म मीन्स टू बिलीव इन एक्चुअल, यानी एक्चुअल में बिलीव करना। दिस इज़ व्हाट रियलिज़म इज़। रियलिस्ट टॉक अबाउट। ओके, सो दे रिजेक्ट आइडियल। ओके, आइडियलिज़म को ये जो रियलिस्ट थे वो रिजेक्ट करते थे। ओके, प्लेटोस की आइडियलिज़म को, जो कि रोमांटिसिज्म जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे, ये चीज़ें यहाँ पे रियलिज़म में नहीं है। दे रिजेक्ट आइडियल एंड दे से दैट व्हाट इज़ एक्चुअल इज़ रियल। जो चीज़ एक्चुअल है ना वो रियल है। और यहाँ पे आपको फ्री विल नज़र आएगा। फ्री विल का मतलब यह है कि वट एवर अ पर्सन डू ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, कि जो चीज़ें जो है ना इंसान करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, वो अपनी विल को डिटरमाइन कर सकते हैं, ख़ुद इंसान ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ ये एबिलिटी है। ओके, देयर इज एक रोमांटिक आइडियाज़ ऑफ ब्यूटी इन सबलाइम। रोमांटिक की जो आइडियाज़ थी ब्यूटी के बारे में, सबलाइम के बारे में, ये चीज़ें ये रिजेक्ट करते हैं। ओके, ये तो यहाँ पे रियलिज्म ने हमने बात की थी कि दे वर बिलीविंग इन एक्चुअल एंड दे से दैट व्हाट इज़ एक्चुअल इज़ रियल। फ्री विल के बारे में ये बात करते हैं कि इंसान अपनी कामों का ख़ुद जिम्मेदार है, जो भी वो करता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डू बाय हिमसेल्फ। ओके, तो इसके बाद जो मूवमेंट आता है वो है नेचुरलिज्म। ओके, सो नेचुरलिज्म is also one of the movements after realism. Okay, so
इट वाज ऑल्सो, ये भी कंसिडर किया जाता है कि इट वाज इन बिटवीन 1865 टू 1915, इस दौरान ये पीरियड भी चल रहा था रियलिज़म के साथ। ओके और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट, सॉरी पीरियड नहीं, ये जो मूवमेंट था, रिजेक्ट आइडिया ऑफ फ्री विल, ओके, एन एम्फसिस ऑन आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म। वहाँ पे रियलिज्म ने हमने बात की थी फ्री विल के बारे में, कि इंसान जो भी करता है वो ख़ुद उसके लिए ज़िम्मेदार होता है। ओके, वट एवर अ मैन डू ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, पर यहाँ पे आपको डिटर्मिनिज्म नज़र आएगा, आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म नज़र आएगा, जिसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड बाय गॉड। ओके, एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमाइंड फॉर ह्यूमंस। ओके, यहाँ पे आपको फेरलिज्म नज़र आएगा। ओके, कि एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है ना गॉड ने डिटरमिन की है इंसान के लिए, कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं होगा होगा। ओके, तो रियलिस्ट ये बात करते हैं कि एवरीथिंग जो है ना वो इंसान ख़ुद अपने लिए डिटरमिन करता है, पर यहाँ पे नेचुरलिज्म में ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमिन्ड बाय गॉड। ओके, so realism, it was developed out of the turmoil of the civil war and immediate post-war year। ये भी रियलिज्म की तरह वॉर्स के साथ डेवलप हुआ है। ओके, ये जो सिविल वॉर था और पोस्ट वॉर ईयर्स थे। ओके, सो तो इनके साथ ये डेवलप हुआ है। एंड वन ऑफ द की आइडिया इज़ दैट ह्यूमंस लैक फ्री विल। ये पहले मैंने आपको बताया कि नेचुरलिज्म की आइडिया में से ये आइडिया है कि दे लैक फ्री विल, मतलब ये फ्री विल की बात नहीं करते हैं, वो डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। और डिटर्मिनिज्म में ये कहते हैं कि environment defines you। ओके, environment and psychology were controlling forces in people's life, कि पीपल्स की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगियों में जो कंट्रोलिंग फोर्सेस हैं वो किस चीज़ को, ये जो नेचुरलिस्ट थे वो कंसिडर करते थे, इन्वायरमेंट को और साइकोलॉजी को, इन दो चीज़ों को, कि इन्वायरमेंट इंसान को डिफ़ाइन करता है। ओके, इन्वायरमेंट सब कुछ डिटरमिन करता है इंसान के लिए। ओके, इन मच ऑफ द लिटरेचर देयर कैरेक्टर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। उनके लिटरेचर में ज़्यादातर जो कैरेक्टर है दे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो रियलिज़म की चंद बातें, तो रियलिज़म में क्या है, फ्री विल है, कि इंसान जो भी करता है वो ख़ुद अपनी चीज़ों का ज़िम्मेदार है, मतलब वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, वो चीज़ें जो है ना पहले से डिटरमिन नहीं है, वो उसको चेंज कर सकते हैं, वट एवर टू हैपन टू हिम। ओके, पर यहाँ पे नेचुरलिज्म में आपको नज़र आएगा डिटर्मिनिज्म, द आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म, कि एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमिन बाय गॉड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट these two movements, realism and naturalism. So thank you so much for watching the video, and after this we will talk about प्यूरिटनिज़म के बारे में हम बात करेंगे। तो रियलिज़म के चंद राइटर्स मैंने आपको नहीं बताए कि वेटमैन है, मार्क ट्वेन है और कैट चॉपिन, ये चंद राइटर्स आपको रियलिज़म पीरियड में नज़र आएंगे। ओके, उनकी राइटिंग्स में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएगी। ओके, सो इसके बाद जो मूवमेंट है उसके वो है मॉडर्निज़म। सो मॉडर्निज़म के बारे में बहुत जल्द हम बात करेंगे। सो इन मॉडर्निज़म इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स इन अमेरिकन लिटरेचर। ओके, सो अमेरिकन लिटरेचर में इससे पहले जितनी भी मूवमेंट्स थे हमने बात की थी उसके बारे में। हमने बात की थी नेचुरलिज़म के बारे में, रियलिज़म के बारे में, ट्रांसेंडेंटलिज़म के बारे में, डार्क रोमांटिसिज्म के बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में, रैशनलिज़म के बारे में, और इससे पहले हमने बात की थी प्यूरिटनिज़म के बारे में, विच इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मूवमेंट इन अमेरिकन लिटरेचर। ओके, सो आज हम बात करेंगे मॉडर्निज़म के बारे में। और ये जो मॉडर्निज़म था इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 1900 to 1945। इस दौरान ये मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में। ओके, एंड दिस मूवमेंट वाज द रिएक्शन टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जनरल क्राइसिस। ओके, जनरल क्राइसिस थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, और उसकी रिएक्शन में ये मूवमेंट था। इन यहाँ पे आपको ब्रेक फ्राम प्रीवियस लिटरेरी नॉर्म्स एंड कस्टम, उस सारे चीज़ों से वो ये ओल्ड जो लिटरेरी स्टाइल थे वो यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं मॉडर्निस्ट राइटर। ओके, दे रिजेक्ट द ओल्ड लिटरेरी स्टाइल, ओल्ड लिटरेरी नॉर्म्स एंड कस्टम्स। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस मूवमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय टू वर्ल्ड वॉर्स। ओके, टू वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड। ओके, सो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था इट वाज स्टार्टेड 1914
इस खोशा यहाँ पे वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1914 में, ओके। और 1939 में से 1945 पर में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो एट द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार दिस मॉडर्निज्म पीरियड आल्सो एंड with the end of second world war, okay, with in 1945। तो यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, क्या कि जो टू मेजर थीम्स थे इस मॉडर्निज्म पीरियड के, तो इन मॉडर्निज्म मूवमेंट के, तो वो थे कन्फ्यूजन और डिसइल्यूजनमेंट, ओके। कन्फ्यूजन और डिसइल्यूजनमेंट वर द टू मेजर थीम्स ऑफ दिस एरा मॉडर्निज्म, ओके। सो यहाँ पे आपको लॉस ऑफ फेथ एंड होप नज़र आएगा। और ये चीज़ हम देख सकते हैं कहाँ पे, टी.एस. एलियट की एक पोएम है लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, ओके। सो वहाँ पे कन्फ्यूजन है, एक प्रूफ्राक जो है ना वो डिसीजन नहीं कर पाता कि मैं क्या करूँ, ओके। वो हमेशा डर रहा है, ओके। वो इनडिसिसिव है, ओके। सो ये वो चीज़ें लॉस ऑफ फेथ एंड होप ये हमें उस पोम में नज़र आएंगे, ओके। और जो मेजर थीम्स थे उसके बारे में आपको बताया कि टू मेजर थीम्स थे इस पीरियड के, कन्फ्यूजन और डिसइल्यूजन में। इसके साथ साथ आपको पेसिमिज्म भी नज़र आएगा इस मूवमेंट में, क्योंकि वर्ल्ड वार्स हुए थे, ओके। लॉस्ट जनरेशन आया था, और लॉस्ट जनरेशन वाली वो राइटर्स थे जिनकी जो बिलीव्स थे दैट वर डिस्टर्ब बाय वार्स, ओके। कि वार्स हुए थे तो उनकी बिलीव्स जो है ना वो डिस्टर्ब हुए थे, ओके। इन मूवमेंट्स थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एग्जिस्टेंशलिज्म, एब्सर्डिज्म, ओके। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बात करते हैं कि in 3 words I can sum everything I have learned about life and that is it goes on। वो कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि 3 वर्ड्स में मैं सारी चीज़ों को सम अप कर सकता हूँ जो कि मैंने ज़िंदगी के बारे में सीखा है, और वो ये है कि it goes on, कि ये जो ज़िंदगी है ये चलती रहती है, it goes on। तो इन वर्ड्स से हमें ये पता चलता है कि देयर वाज disillusionment, confusion, there was loss of faith and hope, okay। So चंद राइटर्स थे, उन राइटर्स में जो है ना जो मूवमेंट चल रहे थे वहाँ पे, उनमें से आपको लॉस्ट जनरेशन नज़र आएगा। और लास्ट जनरेशन वाले राइटर्स वो उनकी बिलीफ ये थी कि देयर इज़ नथिंग, सो दैट्स वाई वी आर नथिंग, ओके। तो उनके राइटर्स में आपको ड्रिंक्स पार्टीज़ नज़र आएगी। टी.एस. एलियट की एक नावल है अ फेयरवेल टू आर्म, वहाँ पे आपको ड्रिंक्स पार्टीज़ ये चीज़ें नज़र आएगी, ओके। ड्रिंक्स ज़्यादातर बियर, मुख्तलिफ़ किस्म की शराब मेंशन की गई है, ओके। कॉग्निक, मुख्तलिफ़ किस्म के नेम्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की शराब, यानी आपको ड्रिंक्स नज़र आएगी उनकी राइटिंग्स में, लास्ट जनरेशन वाली जो राइटर है। और लास्ट जनरेशन वो इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 1914 टू 1945। इस दौरान ये लास्ट जनरेशन राइटर्स चल रहे थे। और बिकॉज ऑफ द लास्ट जनरेशन एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट कैम, ये मूवमेंट चल आया था। सैमुअल बेकेट इज़ वन ऑफ द की फिगर इन दिस एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट, ओके। और एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, ओके। दे से दैट द वर्ल्ड इज सर्कुलर एंड यू गो एंड कैम टू द सेम प्लेस, ओके। कि आप जाते हैं कि ये जो दुनिया है, ये वो कहते हैं कि जो दुनिया है ये सर्कुलर है और जाए लेकिन आपको फिर भी वही सेम पोजीशन पर आना पड़ेगा, ओके। तो एग्जिस्टेंशलिज्म प्ले होता है जिसमें नथिंगनेस होगा, ओके। एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट इस चीज़ पर बेस्ड है कि देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंगनेस, ओके। नथिंगनेस इज़ वन ऑफ द theme is one of the features of existentialism movement, okay। सो अब्सर्डिज्म भी आया था इस एग्जिस्टेंशलिज्म की बात, ओके। दिस एग्जिस्टेंशलिस्ट आल्सो डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी क्वेश्चन करते थे, ओके। और एब्सर्डिज्म के जो राइटर है वो कहते थे कि द वर्ल्ड इज इल्यूजन, ओके। देयर इज़ नो रियलिटी इन दिस वर्ल्ड, ओके। इफ़ देयर इज़ नथिंग सो देन देयर इज़ नथिंग टू डू विद आर्ट फॉर लाइफ सेक। और वो किस चीज़ की तरफ आ गए, आर्ट फॉर आर्ट सेक की तरफ आ गए, ओके। कि हमारी वो कहते थे कि ये जो दुनिया है अब्सर्डिस्ट थिएटर ऑफ अब्सर्ड वाले जो राइटर्स थे जिनमें सैमुअल बेकेट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ओके।
तो वो कहते थे कि ये जो दुनिया है ये इल्यूजन है और इस दुनिया में कोई रियलिटी नहीं है। ओके, तो वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में रियलिटी नहीं है तो फिर हमारी राइटिंग में भी रियलिटी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो राइटिंग है वो भी आर्ट फॉर लाइफ सेक नहीं होनी चाहिए, वो भी डायडैक्टिज्म पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। हमारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एस्थेटिसिज्म पर या आर्ट फॉर आर्ट सेक पर बेस्ड होनी चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने किस चीज़ पर फोकस करना शुरू किया, फॉर्म और स्टाइल पर, और जो कंटेंट थे वो उनको छोड़ दिया। ओके, कि जो आर्ट है वो सिर्फ आर्ट के लिए है, वो लाइफ के लिए नहीं है। आप आर्ट से कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो ये इस चीज़ के बारे में बात करती हैं। ओके, तो चंद रिफॉर्मर्स आए थे, फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसमें से है, टीस एलियट है, और वो कहते हैं कि वी हैव we are not existentialists. This world has a reality and that reality is religion. Okay, तो तो एक poem है टीस एलियट की, Ash Wednesday, which is completely based on going from worldly things to the word of God. Okay, so ये जो writers थे, ये these are considered as रिफॉर्मर, टीएस एलियट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनमें से चंद बेस्ट है। उनकी राइटिंग में भी पहली आपको जो नथिंगनेस, एग्जिस्टेंशलिज्म, ये चीज़ें नज़र आएगी, लेकिन फिर वो उन्होंने राइटिंग करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि दिस वर्ल्ड हैज़ अ रियलिटी, और वो रियलिटी क्या है, वो रिलीजन है। ओके, और ये चीज़ें हमें उनकी टीस एलियट की पोम एश वेंसडे में नज़र आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मूवमेंट, मॉडर्निज्म इन अमेरिकन लिटरेचर। सो इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। ओके, मॉडर्निज्म के बारे में हमने वीडियो बनाई थी अमेरिकन लिटरेचर में। मॉडर्निज्म क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म इन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मुख्तलिफ मूवमेंट थे, जितने भी मूवमेंट्स थे अमेरिकन लिटरेचर में, ऑलमोस्ट सारों के बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो रेने डेकार्ट को आप जानते होंगे। रेने डेकार्ट को ही इज़ कंसिडर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफी। ओके, और वेस्टर्न फिलासफी में एक चीज़ है। ओके, वेस्टर्न फिलासफी किस चीज़ पर बेस्ड है, वो बाइनरी पेयर्स पर बेस्ड है। ओके, बाइनरी स्ट्रक्चर्स भी इसको कहा जाता है और बाइनरी पेयर्स भी उनको कहा जाता है। ओके, तो ये क्या कहते हैं कि जो लेफ़्ट साइड है वो उसको सुपीरियर कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और जो राइट साइड है उसको इन्फीरियर मानते हैं। ओके, बाइनरी पेयर्स का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड, बाइनरी मीन्स टू। ओके, पेयर्स, तो दो पेयर्स होते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर। ओके, लेफ़्ट साइड वाले यहाँ पे वो सुपीरियर जाने जाते हैं, और जो राइट साइड वाले होते हैं उसको इन्फीरियर माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, परस करें हमारे साथ है लाइट राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे, और डार्क राइट साइड पे। ओके, तो लाइट को हमेशा सुपीरियर माना जाता है और डार्क को इन्फीरियर माना जाता है। इस तरह मैन जो कि लेफ़्ट साइड पर होता है इसको माना जाता है सुपीरियर, और जो वमेन होती है राइट साइड पे उनको इन्फीरियर माना जाता है। इस तरह वाइट और ब्लैक, वाइट को सुपीरियर माना जाता है और ब्लैक को इन्फीरियर माना जाता है, क्योंकि ये राइट साइड पर होता है। तो सबसे पहली बात पोस्ट मॉडर्निज्म में ये है कि दे रिजेक्ट द बाइनरी पेयर्स। ओके, दे वर अगेंस्ट ऑफ दीज बाइनरी पेयर्स और बाइनरी स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसके साथ साथ जो डीकंस्ट्रक्शन है, दिस इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ 20th सेंचुरी के लिटरेचर। और जो इसके अलावा जो है ना, वो ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट कि वर्ल्ड इज़ टू कम्प्लेक्स एंड टू अंडरस्टैंड anything held to be universally true or accepted by everyone is immediately distrusted. Okay, ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ये दुनिया बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और सब कुछ जानना और किसी चीज़ को इस तरह जानना कि वो यूनिवर्सली ट्रू हो और वो एक्सेप्टेड बाय एवरीवन हो, ये
दिस इज़ इमीडिएटली डिस्ट्रस्टेड। ओके, इसके अलावा हमारे साथ है यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म में मीटा फिक्शन है। एंड मीटा फिक्शन इज़ अनदर कॉमन टेक्निक इन पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, और मीटा फिक्शन का मतलब ये है कि रीडिंग अबाउट रीडिंग। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं बाज़ी राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना नेम डाल देते हैं, अपने नाम के कैरेक्टर वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं, जैसा कि टिम ओब्रायन है। ओके, वो इस तरह का काम करते हैं। ओके, इसके अलावा जो मेन राइटर्स है पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा के, पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट के, ओके, उनमें एडवर्ड एल्बी है। ओके, ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड इसके साथ साथ आर्थर मिलर है, जेम्स बॉल्डविन है। ओके, तो ये चंद राइटर्स हैं। तो इनमें पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने चंद बातें की। सबसे पहले तो हमने बात की कि देवर अगेंस्ट ऑफ बाइनरी पेयर्स। इसके साथ साथ मीटाफिक्शन इज़ ओल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स दे यूज। ओके, इसके साथ साथ डिकन्स्ट्रक्शन इज़ ओल्सो प्रोडक्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, फिर इसके साथ साथ हमने बात की थी कि दे वर कंसिडरिंग द वर्ल्ड इज़ टू कम्प्लेक्स। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात वो जो कि मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि ये जो इस पोस्ट मॉडर्निज्म की स्टार्ट हुई है वो दिस वाज स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। ओके, 1945 में ये स्टार्ट हुई है, और 1945 ऑनवर्ड दिस movement, this era is called post modernism. ओके, सो ये चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँ आपको। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।